चलो यहाँ पे ध्यान, चैप्टर 3 में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। यूनाइटेड नेशंस में हमने लास्ट में देखा था ये अमेरिका's efforts to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. The American President Roosevelt made 4 important announcements. वो announcements हमने देखे थे, याद है? ठीक है, 4 announcements कौन कौन से थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, ये 4 अनाउंसमेंट्स है। नाउ लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल प्रिपेयर्ड एन 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean। ठीक है, फिर दोनों ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर रूजवेल्ट, दोनों ने मिलकर एक साथ जब एक शिप में वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे तब एक 8 point का उन लोगों ने दोनों ने क्या बनाया? अग्रीमेंट बनाया। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट बनाया 8 points का, विच लेटर केम टू बी नोन एज द एटलांटिक अग्रीमेंट। बिकॉज जब वो शिप में ट्रैवल कर रहे थे तब वो शिप कहाँ पे था? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो उसे क्या नाम दे दिया? Atlantic Agreement. The agreement included matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation, peace, security, social and economic welfare and disarmament. ठीक है, डिसआर्मामेंट मतलब कि किसी भी कंट्री के पास जरूरत से ज्यादा आर्म फोर्स होना नहीं चाहिए। हर एक कंट्री की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, हर एक कंट्री चाहे अपनी तरफ से पीस मेंटेन कर सकती है। मतलब यूनाइटेड नेशंस में अगर उन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए, ठीक है, तो जैसे लीग ऑफ नेशंस में हो रहा था कि किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो डिस्कशन करके सॉल्व किए जाए। ठीक है, नाउ then the foreign minister of Britain, America, Russia and China met in Moscow for world peace, which came to be known as Moscow Declaration. कौन कौन से 4 कंट्री के मिनिस्टर्स? ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। ठीक है, ये 4 कंट्री के मिनिस्टर्स मॉस्को में मिले, उन लोगों ने वर्ल्ड पीस के बारे में डिस्कशन किया जो मॉस्को डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली इंडियन मिनिस्टर तो हो गए नहीं क्योंकि उस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द अग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वॉशिंगटन सितंबर 1944। 3 सुपर पावर्स, कौन कौन से सुपर पावर्स? अमेरिका, ब्रिटेन एंड रशिया। ठीक है, ये 3 सुपर पावर्स में तेहरान में कॉन्फ्रेंस बनाई। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशंस, अलग अलग 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सबने मिलकर यूनाइटेड नेशंस का अग्रीमेंट क्या किया? साइन किया। कौन सी डेट पर? सितंबर 1944। ऑन अक्टूबर 24, 1945 the 51 member nations declared the establishment of United Nations. स्टार्टिंग में कितने थे? 50 नेशंस ने साइन किया था। अक्टूबर 24, 1945 अगेन एक कंट्री जुड़ गया, टोटल 51 कंट्रीज ने फिर ऑफिशियली डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस को। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। नाउ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। पहले कैसे हो सकता था बेटा? इंडिपेंडेंट नहीं था ना, तो एक कंट्री के रूप में उसे उसमें डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था क्योंकि हम ब्रिटेन के अंडर में थे। इनडायरेक्टली हो सकता था, बट अलग कंट्री के रूप में उसे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सिंस देन 24 अक्टूबर इज डिक्लेयर्ड एट यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस कौन सी डेट पर डिक्लेयर किया गया था? 24 अक्टूबर को। इसीलिए उस डे को एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस डे से सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता, बट उस डेट को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे।
all over the world. Presently, 193 nations are member of the United Nations. Total 193 countries are the members. Organs of United Nations. The structure adopted by the United Nations to achieve its aims includes 6 organs. अलग अलग 6 parts में वो divided है. First, General Assembly. Secondary, Security Council. Third, Economic and Social Council. Fourth, Trustship Council. Fifth, International Court of Justice. And sixth, Secretariat. मतलब जैसे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट होती है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट होती है, उनके सारे मिनिस्टर्स की एक क्या होती है, ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेक्रेटरिएट. क्या बोलते हैं उसे? सेक्रेटरिएट. तो ऑब्वियसली वैसे यूनाइटेड नेशंस को पूरा संभालने के लिए वहां पे भी कोई मेन लीडर, वहां पे भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा कोई एक ही कंट्री उसे हैंडल कर रहा हो. पूरा कोई एक ही कंट्री उसे हैंडल नहीं करता. सारी कंट्रीज के अलग अलग लोग मिलकर उसके क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं, ठीक है. वो सब मिलकर उस पूरे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं. ये जो यहाँ पे 6 उसके ऑर्गन्स बनाए गए हैं, तो ऑब्वियसली हर एक ऑर्गन का एक हेड होगा, ठीक है. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक ऑर्गन का हेड कोई 6 के 6 हेड कोई एक ही कंट्री के हो. अलग अलग कंट्रीज के वहां पे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से वो 193 कंट्रीज का एक पूरा ग्रुप है. 193 कंट्रीज उसके मेंबर है, तो ऑब्वियसली पूरे यूनाइटेड नेशंस को कोई एक कंट्री अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर सकती. क्लियर? वो तो बेटा एवरी ईयर, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे एवरी 5 ईयर इलेक्शन होता है, तो वहां पे भी ऐसे चेंज होते रहते हैं. हाँ, 193 कंट्रीज के वोट लिए जाते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट, हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग, नेदरलैंड. ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका. अलग अलग ये जो 6 ऑर्गन्स है सारी एक जगह पे नहीं होती, ठीक है. उसमें से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कि जिसे हमारे यहाँ पे होता है कि अगर कोई 2 लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करते हैं, ठीक है. कोर्ट में उसका हियरिंग होता है और जज है वो उसका क्या करता है, जजमेंट पास करता है. वैसे वहां पे भी होता है. अगर 2 कोई कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम होता है तो यूनाइटेड नेशंस में क्या करेंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे क्या करेंगे, बोलेंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ठीक है. फिर वहां पे भी एक कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. जैसे हमारे यहाँ पे जज होता है वैसे वहां भी होता है. दोनों कंट्रीज की अपनी अपनी दलीलें सुनी जाती है, फिर सब कुछ सोचकर समझकर उस पर जजमेंट पास किया जाता है, ताकि किसी भी कंट्री को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था वर्सेलिस ट्रीटी में, ठीक है. ऐसा ना हो. वही सबसे मेन क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन था, ठीक है. तो फिर से ऐसा ना हो, वो यूनाइटेड नेशंस में पूरे अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है. बाकी 5 जो काउंसिल से वो कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क में, ठीक है. नाउ एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये जो 6 ऑर्गन्स है सबका काम क्या है, अलग अलग. सबसे फर्स्ट ऑर्गन जनरल असेंबली. The biggest organ of the United Nations is the General Assembly. It includes the representatives of all member nations. ठीक है, हर एक कंट्री का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. जनरल असेंबली में हर एक कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है. एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस, बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड. ठीक है, हर एक कंट्री अपने 5-5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में भेज सकता है, ताकि हर एक कंट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रख सके, ठीक है. पर जब यूनाइटेड नेशंस के लीडर्स के लिए मैंने बोला ना कि जैसे हमारी गवर्नमेंट वोट पे इलेक्शंस होते हैं वैसे डिसाइड होती है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो गवर्नमेंट रहेगी,
है ना, और बाकी का क्या रहेगा, ऑपोजिशन में रहेगा। होता है ऐसा, ठीक है। सेम वहां पे होता है। ये जो 193 कंट्रीज का ये जो मेंबर्स है, 193 मेंबर्स सारे अपने वोट्स देंगे, ठीक है। पर वोट 5 मेंबर्स, हर एक कंट्री के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल असेंबली में होते हैं। पर जब वोट होता है तब 5 में से कोई एक ही वोट कर सकता है। तो पांचों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि किसको वोट करना है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फर्स्ट, इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रेकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 5 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक कंट्रीज के होते हैं, ठीक है, वो हर एक अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अपने अपने प्रॉब्लम्स वहां पे शेयर करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो अपना व्यू रख सकते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए। या तो अगर जो हो रहा है उससे अग्री करते हैं तो बोलेंगे कि हाँ हमें मंजूर है, हम अग्री करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली इतना 193 कंट्रीज जिसके मेंबर हो, इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन संभालने के लिए मनी की तो जरूर पड़ेगी ही, बिना पैसों के तो चल नहीं सकता, ठीक है। तो हर एक कंट्री एवरी ईयर अपना क्या देगा, बजट देगा, उसमें मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देगा। यूनाइटेड नेशन के पास वरना पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। एवरी ईयर जैसे हमारा इकोनॉमिक बजट डिक्लेयर होता है ना मार्च मंथ के एंड में या तो अप्रैल के स्टार्टिंग में, एवरी ईयर हमारी कंट्री का इकोनॉमिक बजट डिक्लेयर होता है। वैसे वहां पे भी एवरी ईयर इकोनॉमिक बजट जो होता है उस हिसाब से हर एक कंट्री अपना पार्टिसिपेशन जो होता है वो देता है, ठीक है ना। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स, ठीक है। हर एक कंट्री के जो हाँ अपना खुद का हो, जैसे कि इंडिया का अपना खुद का कोई प्रॉब्लम है तो हमारी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, बट अदर नेशंस के साथ अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो वो यूनाइटेड नेशंस में यूएन, शॉर्ट फॉर्म में अब मैं क्या बोलूंगी, यूएन बोलूंगी, यूएन में रिप्रेजेंट करेगा उसे, ठीक है, ताकि उसका क्या हो सके, सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स। 2/3 मेजोरिटी मतलब कि 3 पार्ट्स किए जाते हैं, सबका अपना अपना वोट होता है, ठीक है। जिसे 2 पार्ट्स का वोट मिला उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। सेम वोटिंग जैसे इलेक्शन में होता है उसी तरीके से, ठीक है। 3 पार्ट्स में से ऑब्वियसली 2 पार्ट्स जिसे मिले वो विन होगा, ठीक है। उसी हिसाब से हर एक कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सेकेंड, यस, कल रात 10 बजे यूएन की असेंबली बुलाई गई थी, तो कल दोपहर को तालिबान का उसमें जुड़ शुरू हो गया था और वो ट्रीटी साइन कर दी थी कि अब से तालिबान। हाँ पर बेटा अफगानिस्तान उसका मेंबर है, बट ऑब्वियसली अगर वो यूएन के खिलाफ अपना कोई करेगा उसकी बात नहीं मानेगा, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस में हुआ था। हर एक कंट्री अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेने लगी थी, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस था वो सक्सेसफुल नहीं था। बट यूएन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर तरह से कोई कोशिश किया जा रही है। लीग ऑफ नेशंस की तरह वीक नहीं है यूएन का अपना, जब जैसे लीग ऑफ नेशंस का अपना कोई आर्मी नहीं था, इसीलिए वो किसी कंट्री पर अपना डिसीजन पास नहीं करवा पा रहे थे, वैसे यूनाइटेड नेशंस का अभी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, अपना आर्मी है। अगर किसी कंट्री उसके रूल फॉलो नहीं करते मेंबर होने के अलावा, ठीक है, तो वो उस पर अपना रोक जमा सकती है यूनाइटेड नेशंस, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री नहीं, पूरा यूएन, यस, ठीक है। अगर हाँ वो 193 कंट्री में से वो उसका मेंबर ना हो तो उस पर वो अपना डिसीजन पास नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है। अगर जो 193 कंट्री जो मेंबर है वो अगर उसके रूल फॉलो नहीं करता तो कर सकती है, ठीक है। इसी अग्रीमेंट साइन करने के बाद ही वो उसका मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्गन, सिक्योरिटी काउंसिल, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑब्वियसली सिक्योरिटी फॉलो होनी चाहिए। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस वीज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। मतलब कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सबसे ज्यादा पार्ट किस कौन कौन सी कंट्री का है, ये 5 कंट्रीज का है,
ठीक है। सिक्योरिटी के बारे में हर सबसे ज्यादा ध्यान कौन रखता है? ये 5 कंट्रीज रखती है। हाँ, हमें पता है कि अमेरिका और चाइना के रिलेशन इन दिनों ठीक नहीं है, पर फिर भी वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, ठीक है। तो अगर चाइना या अमेरिका एक दूसरे पर अपना रोब जमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो पूरा यूनाइटेड नेशंस मिलकर उनके खिलाफ हो सकता है, ठीक है। पर खिलाफ होने से पहले दोनों साइड की प्रॉब्लम्स देखी जाएगी, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है वो सबसे पहले देखा जाएगा पूरा, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस अपना कोई स्टेप आगे लेगा, ठीक है। अपने आप डिसाइडेड, हाँ, ये जो 6 काउंसिल्स में थे 5 काउंसिल्स न्यूयॉर्क में है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की हर एक बात है वो सही ही होती है, ठीक है। काउंसिल कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है उससे यूनाइटेड नेशंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स। जैसे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर चेंज होता है, वैसे ये जो 5 कंट्रीज है वो सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है? परमानेंट 5 मेंबर्स है। बाकी की 10 कंट्रीज है वो चेंज होती रहती है, वो परमानेंट मेंबर्स नहीं है। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली। दिस काउंसिल एंजॉयज tremendous powers in order to maintain international peace and security। अगर कोई कंट्री अपना वॉर डिक्लेयर करता है तो कंट्रीज के बीच में पीस और सिक्योरिटी लाने के लिए ये जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरा अपना पावर लगा सकता है, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए पूरा अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। It solves the problems and disputes of the nations peacefully through negotiations and mediations। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है? नेगोशिएशन किया जाता है, ठीक है। उसी से सारे प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश की जाती है, पर फिर भी कोई कंट्री नहीं माना और अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपने पावर में जो भी हो वो सब कुछ करेगा, ठीक है, ताकि वॉर डिक्लेयर ना हो, ठीक है ना। When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that। This power of the 5 permanent members is called veto or right to deny। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उसमें से अगर एक भी उस जो भी डिसीजन आया है उसके खिलाफ है तो वो जो डिसीजन है वो अग्री नहीं किया जाएगा, रूल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मानो कि हमारी आपके क्लास में कोई डिसीजन पास करना है, ये समझ लो कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, समझ लो, अभी ऐसा मान लो, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आपके क्लास में 193 स्टूडेंट्स है, सारे आपके क्लास के मेंबर ही माने जाएंगे, ठीक है। अब किसी 2 स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ, किसी 2 स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हुआ, आपके क्लास के कोई 5 मेंबर है वो सारे डिसीजंस लेते हैं, 5 स्टूडेंट है वो आपके क्लास के सारे डिसीजंस लेते हैं। कोई अलग वो 5 के अलावा किसी 2 कंट्री के बीच में झगड़ा हुआ, वो अपने प्रॉब्लम्स लेके आए। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जो कि 2 years के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो 15 के 15 मेंबर ने बैठकर डिस्कशन किया, सबने अपना अपना वोट दिया कि जो 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है, हाँ अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर जो 2 कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सामने रखे गए, डिस्कशन हुआ, फिर कौन सी कंट्री के लिए क्या डिसीजन लेना है वो जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स थे, 15 कंट्रीज जो मेंबर थे, उन लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है। जो 10 नॉन परमानेंट है ऑब्वियसली वहां पे भी 15 मेंबर्स है तो 2/3 के हिसाब से वोट दिया जाएगा, 2/3 के हिसाब से क्या किया जाएगा? वोटिंग किया जाएगा, ठीक है। पर जो नॉन परमानेंट 10 कंट्रीज है उन्हें अपना वोट दे दिया, पर जो 5 परमानेंट कंट्रीज है उनका वोट मेन माना जाएगा,
ठीक है। अगर वो पांचों कंट्री है, वो किसी एक कंट्री, जो दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम थी, वो पांचों के पांचों किसी एक कंट्री के तरफ अपना वोट दे रहे हैं, देन इट इज ओके, पास होगा। हाँ, पर फिर भी वो 10 नॉन परमानेंट कंट्री के वोट काउंट किए जाएंगे, ठीक है। पर अगर वो 5 परमानेंट कंट्री में से 4 ने एक कंट्री के तरफ अपना वोट दिया और एक ने दूसरी कंट्री के तरफ अपना वोट दिया, ठीक है, तो भी वो डिसीजन पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 5 जो परमानेंट मेंबर्स है, उनके पास अपना पावर है कि वो अपना डिसीजन सामने रखे। अगर वो उससे अग्री नहीं करता तो वो डिसीजन पास नहीं होगा, ठीक है। तो वो पांचों कंट्री के पास ये जो पावर है, वो उनका वीटो पावर माना जाता है। वीटो पावर या तो राइट टू डिनाई, वो जो डिसीजन हुआ है सिलेक्ट, उसे डिनाई कर सकते हैं। आया समझ में अब? ठीक है। यूनाइटेड नेशन किसी कंट्री के सामने वॉर डिक्लेयर कर सकता है यूनाइटेड नेशन? हाँ, अगर उससे खिलाफ हो तो कोई कंट्री, ठीक है। रशिया हैज यूज्ड दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मतलब ऐसा समझ लो कि हर एक डिसीजन के खिलाफ ऑलवेज क्या होता है? रशिया। हाँ, दूसरे कंट्रीज ने भी कभी कभी किया होगा, पर सबसे मैक्सिमम टाइम्स किसने यूज किया है ये पावर? रशिया ने। थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड ECOSOC। ECOSOC इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म है। इकोनॉमिक का इको लिया है, सोशल का SO लिया है और काउंसिल का C, ठीक है। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years, ठीक है। ये जो काउंसिल के मेंबर्स है वो 3 years के लिए होते हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने इयर्स के लिए होते हैं? 2 years के लिए। वैसे ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स कितने इयर्स के लिए होते हैं? 3 years के। 3 years के बाद वो रिटायर होते हैं। हाँ, जैसे हमारी कंट्री में 5 years का होता है, 5 years के बाद वही मेंबर फिर से अपने इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। इलेक्शन के लिए वही मेंबर, मानो कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो 5 years के लिए हमारे PM थे। अगेन इलेक्शन हुआ, अगेन वो जीत गए, PM बने, ठीक है। तो 5 year का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने के बाद अगेन वो PM की सीट के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, काउंसिल के जो मेंबर्स 3 years के लिए होते हैं वो फिर से उसी पोजीशन के लिए खड़े हो सकते हैं, पर फिर से उन्हें इलेक्शन जीतना पड़ेगा। सीट के लिए वो खड़े हो सकते हैं, बट जीतेंगे, मेंबर रहेंगे, वो इलेक्शन के बाद डिसाइड होता है। और यहाँ पे भी वोटिंग किस हिसाब से काउंट की जाती है? 2/3 के हिसाब से। क्लियर? दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, ठीक है। हर एक कंट्रीज में रिलीजन, कास्ट या रीजन के हिसाब से कंट्री को डिवाइड नहीं करना है। हर एक कंट्री के मेंबर्स लोग, उनके पीपल अपने हिसाब से रहे, वैसा वो ट्राई करते हैं। दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका क्या है? सब काउंसिल है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सब काउंसिल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अभी इसका नाम आपने बहुत सुना होगा कोरोना टाइम में, सबसे ज्यादा शायद इसका ही नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करता है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया की अगर कोई भी वैक्सीन, ऑब्वियसली आपने वैक्सीन नहीं लिया होगा क्योंकि 18 years के ऊपर को ही जो है वो वैक्सीन मिलता है। आपने सुना तो होगा कि वैक्सीन कोई भी है, जब हर एक कंट्री ने अब तो अपना कोरोना का वैक्सीन बना लिया, ठीक है, तो वो वैक्सीन पीपल को देने लायक है या नहीं, कोरोना के सामने वो वर्क करेगा या नहीं, वो कौन डिसाइड करता है? WHO सर्टिफाई करता है, ठीक है। वो उस पर टेस्ट करेगा, सर्टिफाई करेगा, उसके बाद ही वो कंट्री अपने लोगों को वो वैक्सीन दे सकता है, ठीक है। ट्रायल भी तभी हो सकता है जब वो WHO। हाँ, सेकेंड सब काउंसिल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
वर्क टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर एक कंट्रीज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, वैसा ना हो इसीलिए कौन सी सब काउंसिल वर्क करती है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अगर कोई कंट्री इतना लो हो जाता है इकोनॉमिकली तो UN उसे इकोनॉमिकली हेल्प करेगा, क्योंकि वो उस कंट्री, वो काउंसिल का क्या है? मेंबर है, UN का मेंबर है। हाँ, पर UN उसी कंट्री को मेंबर का हेल्प करेगा जो 193 मेंबर्स है। ब्लैकलिस्ट में तो नहीं करेगा? नहीं, ठीक है, 193 जो उसके मेंबर्स है उसी को हेल्प करेगा, क्योंकि उन्होंने ही एवरी ईयर फंडिंग किया होगा, बजट में अपना हिस्सा दिया होगा, तो ऑब्वियसली उनके पैसे उनकी प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। जो मेंबर ना हो वो कंट्रीज के लिए नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड सब काउंसिल, हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल। फूड और न्यूट्रिशन के हिसाब से जो भी जरूरी है वो ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेबर्स, वर्कर्स के लिए काम करता है, फिर कोई एक कंट्री के नहीं, पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड नाउ। ठीक है, undertakes child welfare activities to improve the health of the children of the world by providing nutritional food and education. वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन के लिए, ऑब्वियसली हर एक चीज के लिए होगा तो चिल्ड्रन के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये काउंसिल चिल्ड्रन के राइट्स के लिए वर्क करता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय रिमूविंग इलिटरेसी, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जस्टिस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेज। मतलब साइंटिफिकली जो भी जरूरत है वो कौन प्रोवाइड करता है? यूनेस्को। ठीक है, WHO के हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हेड है वो हमारे इंडिया का है, डॉक्टर हर्षवर्धन। Besides this, there are sub councils and regional councils which undertake various activities. ठीक है, ये जो मेन थी वो हमें 6 बताई गई है सब काउंसिल्स। इसके अलावा भी छोटी छोटी सब काउंसिल्स होती है जो ऑब्वियसली वेलफेयर के बारे में ही सोचेगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। देर आर 5 परमानेंट मेंबर नेशंस इन दिस काउंसिल। इसमें भी जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, वैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल में भी 5 परमानेंट मेंबर्स है। द रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर। It oversees matters pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. Also nations defeated in the Second World War as well as its social, economic, political development. ठीक है, ये काउंसिल है ट्रस्टीशिप काउंसिल, मतलब 5 परमानेंट मेंबर इसके भी है, पर ये जो काउंसिल है वो हर एक कंट्रीज के फ्रीडम के लिए काम करता है। जैसे हमारी कंट्री 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक इंडिपेंडेंट नहीं था, उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के जो डिसीजंस है वो हम खुद ले सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे बाद कई सालों तक बहुत सारी कंट्रीज है जो फ्री नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, अभी भी कुछ कंट्रीज है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट ना भी हो तो उनके लिए ये काम करता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली वीक है तो उसे क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रीज वीक हो गई थी। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि तब UN नहीं था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाहे वो विनिंग कंट्री हो या तो डिफीटेड कंट्री हो, वोटेवर,
ठीक है, कोई भी कंट्री को इकोनॉमिकली वीक है या तो किसी भी तरीके से वीक है तो उन्हें सपोर्ट करेगा यूएन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिड नेशन का होना चाहिए या एक्सिस नेशन का होना चाहिए, किसी भी कंट्री को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग हर एक चीज का सिंबल दिया गया है। FAO का सिंबल है, ILO का सिंबल है, यूनिसेफ का है, यूनेस्को का है। और पेज नंबर 20 पर चार्ट ऑफ वीटो पावर यूज्ड टिल 2006 तक जो 5 परमानेंट कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्री ने अपना वीटो पावर कैसे यूज किया है। रशिया ने सबसे ज्यादा, चाइना ने सबसे कम, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, हर एक कंट्री ने अपना वीटो पावर कितनी बार यूज किया है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।